छत्तीसगढ़ से नक्सलियों के पांव लगातार उखड़ते जा रहे हैं। ऐसे में नक्सलियों को एक बड़ा झटका उस समय लगा जब महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में 6 करोड़ के इनामी नक्सली सोनू दादा उर्फ भूपति ने मंगलवार को सरेंडर कर दिया। बताया जाता है कि सोनू ने अपने 60 अन्य साथियों के साथ हथियार डाले हैं। माओवादी आंदोलन के इतिहास में ये एक और बड़ी समर्पण की घटना है। 6 करोड़ के इनामी मोस्ट वांटेड नक्सली भूपति ने अपने 60 नक्सली साथियों के साथ आत्मसमर्पण किया तो इससे नक्सली संगठन का ढांचा पूरी तरीके से ध्वस्त हो गया है। इतने बड़े सरेंडर से महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में लगभग नक्सलवाद खात्मे की ओर है। भूपति को नक्सली आंदोलन के सबसे सीनियर और प्रभावशाली नेताओं में से एक माना जाता है। कौन है भूपति? केंद्रीय कमेटी के साथ साथ पोलित ब्यूरो मेंबर और वरिष्ठ नक्सली कमांडर मल्लोजुला वेणुगोपाल राव उर्फ सोनू उर्फ भूपति। उसके ऊपर छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, तेलंगाना, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में कई बड़े हमलों और साजिशों में शामिल होने के आरोप हैं। नक्सली पोलित ब्यूरो मेंबर सोनू दादा उर्फ भूपति ने सरकार के समक्ष हथियार समेत आत्मसमर्पण करने की बात कही थी। सोनू दादा के बयान के बाद नक्सलियों में आपसी दो फाड़ भी देखी गई थी। लगातार संगठन में चल रही दो फाड़ के चलते सोनू दादा अकेले हो गए। उसने अपने दुख को साझा करते हुए कुछ दिन पहले समर्पण करने की बात कही थी। सोनू के आत्मसमर्पण के बाद अब कई और नक्सलियों के आत्मसमर्पण की संभावना जताई जा रही है। अब देखिए तो पूरा देश को मालूम है कि नक्सलवाद के साथ हमारे जवान मजबूती के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं और लगातार सफलता भी मिल रही है। और जो संकल्प है हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का, माननीय गृह मंत्री जी का, कि आने वाला साल 31 मार्च 2026 तक पूरे देश से नक्सलवाद को समाप्त करना है और मुझे पूरा भरोसा है कि उनका संकल्प पूरा होगा और जो छत्तीसगढ़ के विकास में एक बहुत बड़ा बाधक ये जो नक्सलवाद है ये समाप्त होगा तो पूरे छत्तीसगढ़ में और विशेषकर बस्तर के क्षेत्रों में तेजी से विकास होगा। इधर एक और जहां नक्सली आंदोलन टूटने की कगार पर है, नक्सली खौफ में आत्मसमर्पण कर रहे हैं। नक्सलियों में समर्पण को लेकर मतभेद भी हैं। इस बीच नक्सलियों की बौखलाहट भी देखने को मिल रही है। बीजापुर में बीजेपी के कार्यकर्ताओं को मुखबिरी के शक में नक्सलियों ने मौत के घाट उतार दिया है। जहाँ साल भर पहले एक पोलित ब्यूरो मेंबर महिला ने गढ़चिरौली में समर्पण किया था, वहीं पर उसके पति ने, वह भी पोलित ब्यूरो मेंबर है, उसने भी आज मुख्यधारा को अपनाया है। हमारे बस्तर में भी बहुत सारी गतिविधियां चल रही। आने वाले समय में जो मुख्यधारा में है उनका स्वागत होगा, उनके लिए पूरी व्यवस्थाएं खड़ी की जाएंगी और जो इस तरह की घटनाएं कर रहे हैं उनसे हमारे आर्म्ड फोर्सेस के जवान निपटने के लिए बिल्कुल सक्षम है और निपटा। नियत समय में सशस्त्र नक्सलिज्म छत्तीसगढ़ से समाप्त होगा। नक्सलियों की कमर टूट रही है, बड़े लीडर्स ढेर हो रहे हैं और आत्मसमर्पण के लिए नक्सलियों की तादाद बढ़ती जा रही है। इस बीच इस मामले में सियासत जारी है। भाजपा जहां अपनी पीठ थपथपा रही है, वहीं कांग्रेस को इस समर्पण पर भी शंका है। सरेंडर कैसे करते हो आपको भी पता है और पिछले 15 साल से सरेंडर ये लोग कैसे करते थे वो मीडिया भी पता है, बस्तर की जनता पता है, सबको पता है। और अभी जो 100 नक्सली या कितने नक्सली तो सरेंडर कराए ना, वो तो एक महीना पहले से सरेंडर किए हुए थे थानों में। और हमें ये भी पता है कि एक वो गाड़ी का पंचर बनाने वाला, उसको भी सरेंडर कराने की तैयारी में थे। मतलब सोच सकते सरेंडर किस तरह से हो रहा है। हमने तो कहा भाई सरेंडर करने वाले नक्सलियों का पूरा डिटेल तो दे दीजिए आप कि उन सरेंडर करने से पहले क्या थे वो। अभी डिटेल तो दे नहीं पा रहे आप। सरेंडर की कार्यवाही नियम और प्रक्रिया के अनुरूप हो रही है। जिस तरीके से लगातार इनामी नक्सली, बड़े बड़े नक्सली सरेंडर हो रहे हैं, न्यूट्रलाइज हो रहे हैं, निश्चित रूप से बस्तर तय सीमा में नक्सल मुक्त होगा। हमारा जो संकल्प है, छत्तीसगढ़ की जनता, देश की जनता बखूबी देख रही है कि हमारे सुरक्षा बल के जवान दुर्गम इलाकों में भी जाकर नक्सलियों का खात्मा कर रहे हैं। जिस तेज गति से नक्सलियों का आत्मसमर्पण हो रहा है, गिरफ्तारियां हो रही है और लगातार इस दिशा में काम हो रहा है कि बस्तर नक्सल मुक्त हो,
इस दिशा में लगातार काम हो रहा है। फिलहाल नक्सलियों के खात्मे का लक्ष्य करीब है और बारिश खत्म होने के बाद नक्सल मोर्चे पर फोर्स आक्रामक होगी। ऐसे में नक्सलियों का खात्मा भी तेजी से हो रहा है और नक्सलियों की रीढ़ माने जाने वाले लीडर्स टूट रहे हैं। ऐसे में नक्सलवाद अंतिम सांसें गिनता हुआ नजर आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 न्यूज। नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी। आज के मुद्दे में आपका स्वागत है और आज का मुद्दा हमारा आधारित है बस्तर से नक्सलवाद की रुखसती पर, जिसके लिए लगातार खबरें आ रही हैं। उसमें नक्सल के बड़े लीडर तो ढेर हो ही गए हैं, अब जो बचे खुचे हैं उनमें भी भगदड़ जैसी स्थिति है। स्थिति यह है कि जो पोलित ब्यूरो के भी सदस्य हैं उन्होंने भी समर्पण की राह चुन ली है और उनको देखकर नक्सलियों का एक बड़ा कैडर समर्पण कर रहा है। ऐसे में सरेंडर का झटका नक्सलियों को लग रहा है, तो भूपति के बाद अब अगला नंबर किसका है, इसी पर चर्चा करेंगे और इससे जुड़ी हुई सियासत को समझने की कोशिश करेंगे। पहले मिल लेते उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं इस पूरे मामले का राजनीतिक विश्लेषण शेयर करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक अनिल पोसतकर जी, बहुत स्वागत है आपका। बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं निशिकांत पांडे जी, बहुत स्वागत करेंगे आपका। और कांग्रेस का पक्ष रखेंगे हमारे साथ बस्तर से जुड़ रहे हैं मनोज कौरे जी, बहुत स्वागत है आपका। तो तीनों मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं और जैसे कि हमने बताया कि लगातार फोर्स को सफलता मिल रही है और ये सफलता बताती है कि कभी हमने ऐसा नहीं सुना था कि पोलित ब्यूरो के सदस्य एक के बाद एक ना केवल मारे जा रहे हैं बल्कि सरेंडर करने के लिए भी सामने आ रहे हैं। कुछ तेलंगाना में सरेंडर कर चुके हैं और आज की जो घटना है उसमें गढ़चिरौली में सोनू दादा उर्फ भूपति ने जो सरेंडर किया है उससे पता चलता है कि नक्सली किस तरीके से टूट चुके हैं। इस पर पहली टिप्पणी हम अनिल जी की लेंगे और उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि पूरी घटनाक्रम क्या बताते हैं। हम लक्ष्य 2026 की ओर तेज़ी से बढ़ रहे हैं, उसके पहले ही लक्ष्य हासिल हो जाएगा या फिर अभी और इंतज़ार करना पड़ेगा? अनिल जी। नहीं, देखिए मोहन जी, ये जो सरेंडर हुआ है गढ़चिरौली में भूपति का, ये बहुत बड़ी घटना है और आप इसको एक प्रकार से जो है नक्सलवाद की जो खात्मे की जो कोशिशें हैं उसको एक टर्निंग पॉइंट भी मान सकते हैं या आप मान के चलिए कि खात्मे की शुरुआत हो चुकी है। भूपति का गढ़चिरौली में जाके सरेंडर करना ये बताता है कि छत्तीसगढ़ में जो है पुलिस और जो सरकार है वो कितनी सख्त है। कि देखिए यहाँ पर सीधा न्यूट्रलाइज किया जा रहा है। यहाँ पे साफ कह दिया गया कि या तो आप बात करो, या तो आप सरेंडर करो या फिर आप तैयार रहो न्यूट्रलाइज होने के लिए। यहाँ बात की बात ही नहीं हो रही है। ऐसी स्थिति में अगर वो महाराष्ट्र में जहाँ पे नक्सलवाद करीब करीब दम तोड़ चुका है, गढ़चिरौली और छोटा सा इलाका है वहीं पर जिंदा है, जो हमारे राजनांदगांव मानपुर मोहल्ला से और जो नारायणपुर के उस इलाके से लगता है वहीं पर जिंदा है। बाकी तो महाराष्ट्र से नक्सलवाद का सफाया हो चुका है। उड़ीसा का जो मलकानगिरी एक समय जो है आतंक का गढ़ हुआ करता था, मलकानगिरी भी से भी आजकल खबरें नहीं आती। अब खबरें जो है वो सिर्फ और सिर्फ छत्तीसगढ़ के 4-5 जो जिले आजकल जिले हैं जो कभी हमारे ब्लॉक हुआ करते थे जगदलपुर जिले के, तो वहाँ पर सीमित रह गया। और पुलिस ने और फोर्स ने जो सेंट्रल की जो वहाँ पे जो फोर्सेस है, ये सब जो सुरक्षा बल की जो जवान हैं और जो बाकी सब जो संगठन के जो है जो जवान हैं, वो इस मुस्तैदी से काम कर रहे हैं, इस ताकत से काम कर रहे हैं। और कि सबसे बड़ी बात उनको सपोर्ट भी है। केंद्र सरकार ने साफ साफ कह दिया, अगर केंद्रीय गृह मंत्री चुनाव के पहले अनाउंस कर देता है कि उनका प्री इलेक्शन अनाउंसमेंट है कि हम मार्च 26 तक खत्म कर देंगे, तो वो तो कटिबद्ध है अपनी जो प्री इलेक्शन अनाउंसमेंट है उसको पूरा करने के लिए। फिर यहाँ पर विजय शर्मा भी अपनी पूरी ताकत से लगे। देखिए छत्तीसगढ़ में जो है, छत्तीसगढ़ में साय सरकार की कोई उपलब्धि दिखे ना दिखे, नक्सलवाद के मामले में आपको साय सरकार की तारीफ करना पड़ेगा कि कम से कम इस मोर्चे पे जो फतह उन्होंने हासिल की है। ये मैं देखिए, जब मध्य प्रदेश हुआ करता था, जब हम मध्य प्रदेश अविभाजित मध्य प्रदेश में थे, तब उस समय कोंडापल्ली सीतारमैया और मोपला लक्ष्मण राव जैसे बड़े बड़े नक्सल नेता थे और
सारा नक्सल मूवमेंट आंध्र प्रदेश से कंट्रोल होता था, वो नक्सल मूवमेंट आज जो है वो करीब करीब खत्म हो रहा है, दम तोड़ रहा है। 4 ब्लॉक पे रह गया, 4 जिले, जिसको अब कहने को 4 जिला कह सकते हैं, लेकिन वो 4 ब्लॉक थे। और सरगुजा से तो सफाया ही हो चुका है, मंडला मध्य प्रदेश से साफ हो चुका है, बालाघाट से साफ हो चुका है, तो अब बचा कुछ नहीं है। ये समझ लीजिए कि आप जो नक्सली बैकफुट पे है, और सरेंडर करना, लगातार सरेंडर करना, लगातार उनका न्यूट्रलाइज होना, ये सारी घटनाएं पहले न्यूट्रलाइजेशन की जो है या जो है वो देखने में नहीं आती थी। पहले तो अक्सर जो है वो इनके जो बिछाए हुए जो आईईडी और दुनिया भर के जो प्रेशर बम वगैरह में हमारे ही जवान आते थे, हमारे जवान शहीद होते थे। लेकिन अब उल्टी गंगा बह रही है, अब जो है नक्सली शहीद हो रहे हैं, शहीद क्या कहना, उनको नक्सली मारे जा रहे हैं। हमारे जवान अब शहीद नहीं हो रहे, हमारे जवान जो है भरपूर ताकत लगाए हुए हैं। और मैं समझता हूँ कि वो 26 तारीख तक तो है सारे देश से लाल आतंक का सफाया करने में सफल होंगे। बिल्कुल, संकेत तो साफ दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इसके पीछे कुछ और तैयारियां तो नहीं चल रही है, इस पर भी आपकी टिप्पणी लेंगे। लेकिन अब रुक कर लेते हैं कांग्रेस की ओर। और कांग्रेस को, क्योंकि जैसे कि हमने दीपक बैज जी को सुना, कुछ आपत्तियां हैं, उनको लगता है कि ये एक इवेंट के रूप में प्लांट करके समर्पण कराया जा रहा है। इसकी क्या वजह है? आप तो वहीं के हैं, बस्तर के। मनोज जी, क्या ऐसा हो सकता है क्या, किसी को प्लांट करके पकड़ के धकड़ के नक्सली बताकर समर्पण कराकर नंबर बढ़ा लिए जाएंगे? तो ऐसे में तो नक्सलवाद खत्म ही नहीं हो पाएगा। जी जी, देखिए ऐसा है, नक्सलवाद समाप्त हो, ऐसा कांग्रेस पार्टी चाहती है, लेकिन उसके आड़ में गरीब आदिवासी न मारा जाए, जिसका अभी कई मामले ऐसे देखे गए जिसके पास मनरेगा का कार्ड है, राशन कार्ड है, तेंदुपत्ता तोड़ने का कार्ड है, और वो गांव में रहता है, बताया जा रहा है, और उसका भी मुठभेड़ में हत्या कर दी जा रही है। तो ऐसा ना हो, अगर ऐसा भूलवश हो भी रहा है तो उसको पर्याप्त मुआवजा दिया जाए। हमारी सरकार हमेशा, पिछली सरकार जो हमारी थी, वो नक्सली को कैसे मुख्य धारा में लाए, समाज की मुख्य धारा में नक्सली विचारधारा को बदलकर कैसे लाया जाए, उनको कैसे जोड़ा जाए, इसके लिए हमारे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी हर जिला मुख्यालय में जाके रात्रि विश्राम करते थे और समाज प्रमुखों से, व्यापारियों से इस विषय पे उनकी राय देते थे कि कैसे हमें नक्सलवाद को समाप्त किया। घुर नक्सली जिलों में भी वो जाके राज कराए थे। तो हमारा कहना ये है कि आप नक्सलवाद समाप्त कर रहे, अच्छी बात है। और जो ये समर्पण है, ये समर्पण के बाद मैं देखा हूं 8 लाख का इनामी, 20 लाख का इनामी, 50 लाख का इनामी, उससे पहले कुछ खबर नहीं रहती। तो ऐसी घटनाएं ना हो। लेकिन जो भी हो रहा है, नक्सलवाद के समर्थन के लिए कांग्रेस अमर से समर्थन दे रही है, लेकिन फर्जी मुठभेड़ ना हो, गरीब आदिवासी न मारा जाए, और अगर गरीब आदिवासी मारा जा रहा है तो उसको पर्याप्त मुआवजा दिया जाए। कर्रेगुट्टा में हमने देखा, एक तरफ से छत्तीसगढ़ की सरकार नक्सलियों को पहाड़ी में घेरी हुई है, और दूसरी तरफ तेलंगाना, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तीनों तरफ से खुला हुआ है। तो ये नक्सल नीति भी थोड़ा सा समझ से परे है। मेरा कहना यह है कि जो भी बने, नक्सली एक विचारधारा है, हम विचारधारा को कैसे बदले, बंदूक के दम पे तो हम कर रहे हैं, लेकिन नक्सली क्षेत्रों में विकास, जैसे हमारे सुकमा में हमारा होता था पूना नानकोल, और दंतेवाड़ा में लोन वर्राटू, ये सब जो थे ये बहुत कारगर साबित हुए। और उसी का ये नतीजा है कि अभी जो पहले 7 जिलों में था नक्सल, छत्तीसगढ़ नक्सल 7 जिलों में जो नक्सली प्रभावित था, वो कम होते जा रहा है। अब उस पर थोड़ी गलतियों को सुधारा जाए, मेरा कहना है बस। ठीक है, चलिए, कुछ सुझाव है कांग्रेस के, उसे भी शामिल करना चाहिए। और अगर शंका कहीं उठती है तो उसका निवारण करना सरकार की भी जिम्मेदारी है। निशिकांत जी, अगर मगर जैसी कई बातें भी हैं, उसको भी दरकिनार और खारिज नहीं किया जा सकता। कांग्रेस भी कुछ सवाल उठा रही है, फर्जी मुठभेड़ ना हो, कुछ ऐसी शंका के कारण हत्या हो जाती है वो भी ना हो। इन सब बातों को भी ध्यान रख रहे हैं कि आप लोग केवल लक्ष्य दिखाई दे रहा है, अमित शाह ने बता दिया उसी तारीख पर करना है, इसलिए सब कुछ करे जा रहे हैं। घास भी कट रही है, धान भी कट रहा है साथ में। मोहन जी, आपको, बड़े भाई अनिल पुसस्कर जी को, मनोज जी को धन्यवाद। लेकिन गाहे बेगाहे चीजें जो जिस प्रकार से कांग्रेस लेके आती, और ये आज पहला दिन नहीं, जब पहली बार पूरे भारत की सबसे बड़ी सफलता कांकेर में 29 नक्सलियों को एलिमिनेट करके हमको मिला था, तब पूछे हुए दीपक साहब ने क्या कहा? उन्होंने कहा था ये फर्जी मुठभेड़। आपको थोड़ा सा इस पर रिपीट करने की आवश्यकता है, और शायद अनिल पुसस्कर जी और आप सहमत होंगे, मनोज जी ना हो,
कि हमारे जो सुरक्षा बल के जवान है या स्थानीय प्रशासन है या डीआरजी का जवान है, उसको हत्यारा बोलने से पहले कांग्रेस पार्टी अपने आप को आईने में देखने का प्रयास भी करती है क्या? क्या भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता मंत्री बंदूक लेकर मोर्चे पे खड़ा है? वो कार्यवाही जो कर रहे हैं वो हमारी और आपकी सुरक्षा और रक्षा के लिए काम कर रहे हैं। आप उनको हत्यारा बोल रहे हैं, किस मानसिकता का परिचय देने का प्रयास कर रहे हैं? दूसरी बात, आज बुझे हुए दीपक साहब ने कहा पंचर वाले, ये पंचर वालों से इतना प्रेम क्यों है कांग्रेस को? तुष्टिकरण की प्रकाष्ठा से बाहर आने की आवश्यकता है? इतना पंचर वालों से प्रेम करके आप घर पे चले गए, फिर भी आज पंचर वाले की चर्चा कर रहे हैं। मेरा विषय ये है, जिस प्रकार से बड़े भाई अनिल जी ने कहा, वास्तव में जिस इंटेंशन से और जिस इंटेंसिटी से, मैं फिर कह रहा हूं मोहन जी, जिस इंटेंशन से और जिस इंटेंसिटी से भारतीय जनता पार्टी की सरकार सुरक्षा बल, स्थानीय प्रशासन के साथ स्थानीय रहवासी जो एक कंबाइंड जो प्रयास कर रहे हैं, उसका प्रतिफल आपके समक्ष है कि 400 से ज्यादा उन्हें ठोक दिए, 1000 से ज्यादा गिरफ्तार हुए, 1000 से ज्यादा आत्मसमर्पण किए। अब दूसरा महत्वपूर्ण विषय आता है कि लोकतंत्र में हिंसा का कहां जगह। अब हम ये कहते हैं कि अगर आपको बैलेट पे भरोसा है, लोकतंत्र पे भरोसा है, तो आप समर्पण कीजिए और आज, अदरवाइज मेक इन इंडिया का जो बुलेट है हमारे पास पर्याप्त है और सुरक्षा बलों का निशाना जो है अचूक है। यहाँ प्रहार करके आपके सर की सारी गंदगी को बाहर निकाल के फेंक देंगे, लेकिन लाल अपन से बस्तर मुक्त होगा। संकल्पित मन और प्रतिबद्धता के साथ हर ब्लॉक और गांव के आखिरी, छत्तीसगढ़ के आखिरी गांव के आखिरी छोर तक विकास से विश्वास अर्जित करने का जो प्रयास, नहीं, इसमें चूक नहीं हो रही क्या? कहीं चूक पर सवाल उठा रहे हैं वो, कहीं चूक से कहीं किसी गलत व्यक्ति को तो नहीं मार दिया जा रहा है? किसी छोटे मोटे व्यक्ति को भी नक्सली बता दिया जा रहा है? मोहन जी, हम और आप अगर मान लीजिए ऐसा कल्पना भी करें, लेकिन सुरक्षा बल ऐसा कैसा, भारत का सुरक्षा बल या प्रदेश का जो सुरक्षा बल है, एक अदना सा चींटी भी नहीं मारने का प्रयास करेगा साहब, अगर वो निर्दोष है। इतने तो आप अपने सुरक्षा बलों को भरोसा किए। दूसरा महत्वपूर्ण विषय रखो, देखिए जिस प्रकार से हम एलिमिनेट कर रहे हैं, जिस प्रकार से कांग्रेस बिलबिला रही है, कांग्रेस पार्टी क्यों ऐसा बिलबिला रही मालूम आपको? वो इसलिए बिलबिला रही है कि उनका वोट बैंक डायरेक्ट कत्ल किया जा रहा है। आपको याद होगा दिग्विजय सिंह साहब आते थे और यहाँ कहते थे कि नक्सली हमको मतदान करके, हमको सहयोग करके भारतीय जनता पार्टी को सरकार से बेदखल कर, ये कौन थे? ये कांग्रेस पार्टी की। तो तीसरा महत्वपूर्ण विषय जो आता है कि ये इतना आसान नहीं है कि हमने तारीख दे दिया और इसको एलिमिनेट करने का प्रयास शुरू कर दिया। इसके साथ साथ इनके अर्बन नेक्सस को, फंडिंग को और व्हाइट कॉलर को, लोग रायपुर राजधानी में और दिल्ली की राजधानी में बैठे हैं, उनको भी ब्रेक डाउन किया जा रहा है, जिस कारण से ये दोबारा आदमखोर के खूनी जो दरिंदे हैं पनप ना पाए और आखिरी व्यक्ति, आखिरी नक्सली तक एलिमिनेट करने का हमारा प्रयास है और प्रतिबद्धता के साथ काम। दोबारा जैसी स्थिति ना हो, इसके लिए अनिल जी से सुझाव भी ले लेते हैं। अनिल जी, ऐसी परिस्थिति क्योंकि ये बन जाती है कि कई बार हम लीडर खत्म करते हैं, नए आ जाते हैं। ये भूपति अभी तो सरेंडर कर रहा है, लेकिन उसके बाद क्या कोई और भी आ सकता है क्या? परिस्थिति को कैसे रोका जाए कि और कोई नया ना आए? नहीं, देखिए जो मनोज ने कहा वो गलत नहीं कहा उन्होंने। मनोज ने, भाई विचार तो है, नक्सली तो एक विचारधारा है। फिर दीपक बैज की जो शंका है, वो उनका जो कर्तव्य है, उनको चुनाव में जनता ने विपक्ष की भूमिका दिया है, उनको सरकार की भूमिका, सरकार के हर कार्रवाई में मीन मेख निकालने की जो ड्यूटी दी है, वो अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। लेकिन सवाल इस बात का उठता है, जो आपकी शंका है कि कहीं फिर से ना उगने लग जाए, तो उसका एक कारण है। देखिए, आज बहुत ध्यान से अगर हम देखेंगे, जब हम अविभाजित मध्य प्रदेश में थे, जब बस्तर एक अकेला जिला होता था, जनरल नॉलेज में सवाल होता था कि केरल राज्य से बड़ा जिला कौन सा है, तो बस्तर जिला होता था। आज बस्तर कितना सा रह गया? आज बस्तर एक मोहल्ले जितना रह गया। आज बस्तर में कितने जिले हो गए आप बताइए? जो आज जिनको जिला कह रहे हैं वो कभी ब्लॉक हुआ करते थे। और उस पूरे बस्तर में लाल आतंक इस कदर हावी था कि आप कांकेर के अबूझमाड़ इलाके में जा नहीं सकते थे, वहां ना बसें थी ना कुछ थी। तो उस समय नक्सलवाद के यहाँ पनपने का कारण था कि बस्तर को काला पानी समझा जाता था। बस्तर में विकास नाम की चिड़िया दिखती नहीं थी, ना सड़क थी, ना गांव में प्राइमरी हेल्थ सेंटर थे, ना प्राइमरी एजुकेशन सेंटर थे, ना बाजार में जो उनको सामान मिलता था। तो वो उस समय अन्याय और शोषण की पराकाष्ठा थी, और इसमें कोई शक नहीं। हमारे पूर्व राज्यपाल रहे कुंवर महमूद अली, उन्होंने कहा था कि नमक देकर चिरौंजी लेते तो बवाल मच गया, उनको माफी मांगनी पड़ गई। लेकिन सत्यता तो वही थी।
और इसी अन्याय के शोषण के खिलाफ जो है नक्सलवाद को, कहाँ बंगाल का नक्सलवाद जो है आंध्रा में आया, आंध्रा से हमारे छत्तीसगढ़ में आया और छत्तीसगढ़ में पनपने लगा, तो उसको अनुकूल वातावरण तो बस्तर में मिला। आपको आप इस बात से इनकार नहीं कर सकते। अब उस समय मैं ये नहीं जाऊंगा कि सरकार किसकी थी, दिग्विजय सिंह की थी, कांग्रेस की थी, भाजपा की थी, इस पर मत छोड़ी, लेकिन उस समय वहां पर वो था। आज जो स्थिति है, आज स्थिति बहुत बदल गई। आज मोहन देखिए कि आज आपको कनेक्टिविटी जो है पूरे बस्तर में मिल रही है। कनेक्टिविटी के बाद आपको प्राइमरी हेल्थ सेंटर मिल रहे हैं, प्राइमरी स्कूल्स मिल रहे हैं, कॉलेजेस मिल रहे हैं, बस्तर में यूनिवर्सिटी खुल गई है, बस्तर में मेडिकल कॉलेज खुल गए हैं। तो बस्तर के युवा को अब समझ में आ रहा है कि मैं अगर इस विकास की दौड़ को छोड़कर अगर मैं नक्सलवाद की तरफ भागता हूं तो मुझे क्या मिलेगा। और दूसरी बात, वो अगर मुख्य धारा में जुड़ता है तो बहुत सारी योजनाएं, बेरोजगारों के लिए योजनाएं जिसका उसको लाभ मिल रहा है, और फिर गांव में खेती भी सुधरी है, सब कुछ सुधरा है। तो बस्तर में आज का जो बस्तर है, आज का बस्तर तो वो काला पानी नहीं रहा ना, आज का बस्तर तो स्वर्ग हो गया। तो इसलिए अब दिक्कत ये हो रही है, अब जो पहले जो ये होता था कि नक्सली जाते थे किसी भी गांव में, पर्चा फेंक देते थे कि हमको इस गांव से 50 आदमी चाहिए रिक्रूटमेंट के, तो उनको 50 नहीं 100 मिल जाते थे। आज की स्थिति में यह है कि रिक्रूटमेंट के लिए न बस्तर में नक्सलियों को लड़के मिल रहे हैं, दूसरे पुलिस उनको न्यूट्रलाइज कर रही है, और तीसरे उनकी गिरफ्तारी हो रही है और फिर सरेंडर भी हो रहा है। तो अब ये जो है विचार के खत्म होने का समय आ गया है, क्योंकि विचार की जड़ में विकास का मठा डाल दिया है बीजेपी सरकार ने, कहा या उससे पहले भूपेश बघेल की सरकार ने काम नहीं किया, ऐसा नहीं करे, भूपेश बघेल की सरकार ने भी काम किया, सभी सरकारें काम कर रही, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण काम करता है उस बस्तर में जंगल में अपनी जान हथेली में लेकर नक्सलियों से लड़ने वाला जवान, और वो जवान जो है अपने कर्तव्य में कहीं कोताही नहीं बरत रहा है। तो इसलिए अगर वो जवान अपनी जान को हथेली में रिस्क लेकर अगर वो लड़ रहा है तो वो नक्सलवाद का खात्मा करके रहेगा। बिल्कुल, और इसीलिए अब इस बात की आशंका कम है कि फिर से पनप सकता है नक्सलवाद। कांग्रेस से भी एक सुझावात्मक जो है सलाह ले लेते हैं। मनोज जी, ये हर बार आलोचना करना, राजनीति में इसे घसीटना, खासतौर पर इस तरीके के समर्पण और जो ऑपरेशन होते हैं उस पर, उसकी जगह कुछ सकारात्मक भूमिका भी तो निभा सकती है कांग्रेस, क्योंकि ये समस्या तो सबकी है। आप लोग भी इस तरीके की समस्या अपनी सरकार में झेल चुके हैं, आपके नेता ही इसमें ज़्यादा हताहत हुए हैं, शहीद हुए। जी, सुनिए, मेरी बात ये है, कांग्रेस ने कभी भी नक्सलवाद का समर्थन नहीं किया है। नक्सलवाद खत्म हो, कांग्रेस इसका पूरा समर्थन करती है। जबकि हमारी सरकार में भूपेश बघेल जब मुख्यमंत्री थे तो हमने तो सुकमा से जगरगुंडा तक पहुंच मार्ग बनाया, जगरगुंडा स्कूल खोला गया, हमने अंदर में जो स्कूल थे उसको खोला, वहां के बच्चे वहां पढ़े और नक्सली विचारधारा में न जाए। लेकिन अभी युक्तिकरण करके अंदर के स्कूलों को बंद करके बाहर लाया जा रहा है, और हमारे तो शीर्ष के नेता जीरम घाटी में खोए हैं जी हमने। आप कैसे बोल रहे हैं कि कांग्रेस नक्सलवाद का वो कर रही? और हमारे जवान, पिछली सरकार में हमारे जवानों ने बहुत अच्छा काम किया, और सीआरपीएफ हमको कम मिलती थी, तब अगर अभी जैसा सीआरपीएफ मिलता तो ऐसे परिणाम हम पहले भी दे सकते थे। हम नक्सलवाद का विरोध करते हैं, लेकिन नक्सलवाद की आड़ में कोई आदिवासी ना मारा जाए, और नक्सलवाद के ऊपर नक्सलवाद का ठीकरा लगा के किसी को बेवजह परेशान न किया जाए। नक्सलवाद के लिए विचारधारा को खत्म करने के लिए कैसे काम किया जाए। नक्सलवाद एक विचारधारा है, व्यक्ति नहीं है। आप व्यक्ति को मार सकते हैं, विचारधारा को मारना है तो आपको उसके विचारों को बदलना पड़ेगा, अपने विकास से, शिक्षा से, और विकास के कार्यों से। बदल पा रही है कि नहीं सरकार? आरोप लगा देते हैं कि कांग्रेस नक्सलवाद का, ये गलत है। नहीं तो ये जो विचारधारा को बदलने के लिए विकास की बात अनिल जी ने भी कही, हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उस पर तो नंबर दीजिए। कुछ तो हो रहा होगा विकास में। आप स्कूल कैसे बंद कर रहे हैं? आप वहां के बच्चे कहाँ जाएंगे? दूर तक पढ़ने जाएंगे। चलिए, कुछ चीजें हैं वो तो पूरी नहीं, ठीक है। पांडे जी, कुछ है जिसे ठीक करना भी है, विकास पहुंचाना है बस्तर? जी, अभी बहुत काम बाकी है। अभी बहुत काम बाकी है बस्तर के विकास के प्रति। जो संवेदनशीलता चालू किया है आप लोगों ने, काम तो वहां कुछ होता नहीं है। मतलब धितार का चश्मा क्यों पहनते हो? धितार का चश्मा उतार के आओ ना, मैं आपको दिखाऊंगा काम। आप ही के बस्तर में मैं ही चल के आपको दिखाऊंगा। क्या काम हुआ? बता दीजिए जल्दी। देखिए, सड़क, बिजली, पानी, जो भी विकास के जो आयाम क्या होते हैं, स्वास्थ्य हो जाना चाहिए, शिक्षा हो जाना चाहिए, सड़क होनी चाहिए। हाँ, मैं एक चीज से मतलब स्वीकार रखता हूँ कि किसी कारण क्या लाल आतंक के मान में
हमारी वो विकास की रफ्तार नहीं पहुंच पाई इन 2, 3, 4 दशकों में। लेकिन नियत निर्णय के माध्यम से हमारी सरकार प्रतिबद्धता के साथ काम करे। लेकिन महत्वपूर्ण विषय क्या है, विचारधारा को हम कैसे माने? अब बताइए, कांग्रेस और वामपंथी ये कोई मतलब संयोग है कि प्रयोग है? आप लोग तय करना। अनिल जी, मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ कि वामपंथी और कांग्रेस का देश से समापन होने के बाद ये लाल आतंक समाप्त हो रहा है। इसके पीछे की वजह को, चक्रव्यूह को भी हमको और आपको समझने की आवश्यकता है कि किन्होंने इनको एक राज्य के एक जिले से देश के पूरे पैन इंडिया में फैलाया। और आज मनोज भाई यहाँ पे क्या कह रहे हैं, हम तो कभी संरक्षित नहीं किए। दिग्विजय सिंह फिर से वोट का अपील कर रहे थे। तीसरा महत्वपूर्ण बात, देखिए भूपति हो या बाकी जितने, सुजाता को जब आपको सरेंडर करना था, देखिए आपको मैं एक तेलंगाना गई हो, सुजाता तेलंगाना में सरेंडर क्यों किया नहीं भैया? आप समझना इस बात को कि कहीं ना कहीं तेलंगाना सरकार ने स्पष्टता से बात रखी कि हम संरक्षित करेंगे, हम बचाएंगे। आज देखिए उसका परिणाम, सुजाता वहां है और जेल में आराम से जी रही है। मेरा चौथा महत्वपूर्ण विषय ये है कि चाहे कुछ भी हो जाए, आतंकवादियों और नक्सलवाद को कांग्रेस पार्टी समर्थन क्यों देती है भैया? आप जब बोलते हैं कि भटका हुआ नौजवान है, इसका मतलब क्या होता है? इनके साथ थोड़ा सा वो संयमता रखिए, वो भटके हुए नौजवान, उनसे फोन पे कोई कार्रवाई मत कीजिए। 100% भारत सरकार और स्टेट की गवर्नमेंट और साथ ही साथ सुरक्षा बल मेक इन इंडिया के बुलेट से एक एक लाल आतंक के आदमखोर को जब तक एलिमिनेट नहीं करेंगे, बस्तर जब तक शांत नहीं होगा और विकास के नए आयाम को, चहुमुखी आयाम को वहां रफ्तार नहीं देंगे। अविरल धारा बहाना है अभी बस्तर में। बस्तर वास्तव में बहुत पीछे है। हमारा संकल्पित मन है कि रायपुर और बिलासपुर जैसा हमारा बस्तर हो, उसी विकास की धारा तय करे। उसके लिए हमारी सरकार प्रतिबद्धता के साथ काम। चलिए, तो कभी रेड कारपेट था, पहले रेड कॉरिडोर था, अब रेड कारपेट है। अब विकास कब तक पहुंचेगा, इस पर हमारी निगाह बने रहेगी। समय कम है, इसलिए चर्चा को यहीं खत्म करेंगे। इस चर्चा में हमारे साथ अनिल पुसतकर जी जुड़े, उनका धन्यवाद। मनोज जी हमारे साथ जुड़े, उनका धन्यवाद। निशिकांत जी ने अपना कीमती समय दिया, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों को धन्यवाद कहते हुए आज की ये चर्चा यहीं खत्म करते हैं और आप लोग से रखते हैं उम्मीद कि आप लोग देखते रहेंगे TV 24। रखिए अपना बहुत ख्याल। नमस्कार।